क्या होगा अगर कोई देश अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी को दुश्मनों की भूखी भीड़ के सामने अकेला छोड़ दे? क्या ढाका की सड़कों से उठने वाली धमकियां और अल्टीमेटम नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में कोई खौफ पैदा कर पाएंगे? या फिर पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाली ताकतों के इशारे पर भारत की सीमाओं को चुनौती देने वाला बांग्लादेश एक ऐसी ऐतिहासिक गलती कर बैठा है जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख देगी? नमस्कार दोस्तों, राजनीति और कूटनीति के इस बेहद खास और सस्पेंस से भरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे के तहखाने में उतरने जा रहे हैं वह सिर्फ दो देशों के बीच का सामान्य विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भूचाल है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे कूटनीतिक रसूख और पूरे एशिया के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। इस पूरे इनसाइड गेम को हम बहुत गहराई से एक एक परत खोलकर समझेंगे, लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले जरा उस खामोशी को महसूस कीजिए जो इस वक्त दक्षिण एशिया की राजनीति की रगों में दौड़ रही है। आज दक्षिण एशिया की राजनीति किसी साधारण कहानी की तरह नहीं रह गई है। यह एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सजीव थ्रिलर बन चुका है जिसमें हर गुजरता पल एक नया और खौफनाक मोड़ लेकर आता है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की उन मोटी दीवारों के पीछे उठने वाली हर एक पन्ने की लिखावट, हर एक फैसला ढाका की सियासत में ऐसा भूकंप ला रहा है कि वहां की नींवें हिलने लगी हैं। वहां से दिया जाने वाला हर बयान आज अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों की सबसे बड़ी सुर्खियां बन रहा है। जो लोग यह गलतफहमी पाल बैठे थे कि दबाव, धमकियों और अल्टीमेटम के जरिए भारत को डराकर झुकाया जा सकता है, उन्हें अब यह करारा एहसास हो रहा है कि यह उस पुराने दौर का कमजोर भारत नहीं है। यह आज का वो नया भारत है जो अगर दोस्ती निभाने पर आए तो दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश का सिर झुका देता है, और यदि उसी दोस्ती की आड़ में कोई ब्लैकमेल करने की जुर्रत करे तो सामने वाले की पूरी रणनीतिक बिसात को एक झटके में ध्वस्त कर देता है। अब यह पूरा मामला सिर्फ किसी एक पूर्व नेता के राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला इस बात का बन चुका है कि क्या कोई भी विदेशी ताकत भारत के दरवाजे पर आकर ऊंची आवाज में अपनी शर्तें सुना सकती है और बिना किसी अंजाम के बचकर जा सकती है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी वजह है कि ढाका से निकाली गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हर एक बात, उनका हर एक साक्षात्कार और उनका हर एक फैसला अब केवल ढाका की गलियों का कोई छोटा मोटा मसला नहीं रहा है। उनके शब्द अब सीधे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक, बीजिंग के वॉर रूम और इस्लामाबाद के डरे हुए अंधेरे कमरों तक एक अजीब सी कंपकंपी फैला रहे हैं। राजनीति की इस बिसात पर कब कौन सा मोहरा अपनी चाल पलट दे और बाजी किसके हाथ में चली जाए, ये कोई नहीं जानता। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीति का एक ऐसा उच्च तनाव वाला ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रख दी हैं। एक तरफ शेख हसीना का वह सनसनीखेज साक्षात्कार है जिसने ढाका में बैठे नए हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार का वह खौफनाक गुस्सा है जो अब सीधे नई दिल्ली के दरवाजे तक अपनी दस्तक दे रहा है। अगर आप कूटनीति के इस शतरंज को गौर से देखेंगे तो हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि ढाका पूरी ताकत से चिल्ला रहा है कि हसीना को हमें सौंप दो। बीजिंग दूर बैठा बड़ी ही चालाकी से मुस्कुरा रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है, और इस्लामाबाद हर रोज यह दुआ कर रहा है कि काश भारत इस दबाव के आगे झुक जाए। लेकिन आखिर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के उन बंद कमरों में शेख हसीना को लेकर असल में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या आने वाले सर्दियों के मौसम में ऐसा कोई बड़ा फैसला होने वाला है जो दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे सकता है? क्या भारत ढाका के इस खौफनाक अल्टीमेटम के आगे कभी घुटने टेकेगा? पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की तरफ से लगातार धमकियों और अल्टीमेटम का एक अंतहीन दौर चल रहा है। वहां के विरोधी दलों और सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय पर एक तरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर शेख हसीना को हर हाल में वापस ढाका भेजा जाए। इसके पीछे उनका मकसद यह बताया गया कि उन पर लगे देशद्रोह और अन्य गंभीर संगीन आरोपों की जांच की जा सके। शुरुआत में तो भारत ने इन खोखली धमकियों और दर्जनों नोटिसों को कोई भाव ही नहीं दिया, क्योंकि नई दिल्ली ऐसे किसी भी बेबुनियाद दबाव में कभी काम नहीं करती। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा कड़क और आधिकारिक रुख अपनाया है जिसने बांग्लादेश की वर्तमान अस्थिर सत्ता की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी है। कूटनीतिक रिपोर्ट्स के मुताबिक
भारत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना को इस अस्थिर और जानलेवा माहौल में वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय विदेश मंत्रालय का बहुत ही साफ मानना है कि किसी भी व्यक्ति का प्रत्यार्पण एक बेहद सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, न कि किसी की जल्दबाजी या बदले की भावना में भेजे गए नोटिस के आधार पर। भारत इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि शेख हसीना पर लगाए गए इन आरोपों के पीछे की असली मंशा क्या है। वहां बैठे कट्टरपंथी उन्हें हमेशा के लिए राजनीति से मिटाना चाहते हैं। नई दिल्ली यह अच्छी तरह जानती है कि अगर आज उन्हें दबाव में आकर वापस सौंप दिया गया तो वहां किसी भी तरह की निष्पक्ष कानूनी सुनवाई की उम्मीद न के बराबर है। यह इंसाफ नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या की एक साजिश होगी। इस पूरी कहानी का एक और चौंकाने वाला पहलू देखिए। बीते कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश के वर्तमान सत्ताधारियों के एक बड़े सलाहकार ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने भारत को शेख हसीना के प्रत्यार्पण की एक औपचारिक रिक्वेस्ट भेज दी है। लेकिन बात सिर्फ रिक्वेस्ट तक नहीं रुकी। उन्होंने हसीना को एक सीधी और बेहद खौफनाक चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील ले आओ और अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करके दिखाओ, वरना मृत्युदंड के लिए तैयार रहो। इस भयानक धमकी पर शेख हसीना का जो जवाब आया वह वहां के हालातों की रूह कंपा देने वाली सच्चाई को बयान करता है। उन्होंने साफ कहा कि मैं दुनिया का बेस्ट वकील तो क्या, अगर खुद ऊपर वाले को भी अपने साथ बांग्लादेश ले आऊं तो भी तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तो तब आया जब शेख हसीना ने एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को दिए अपने एक लंबे साक्षात्कार में यह बम फोड़ दिया कि वह और उनके दल के तमाम बड़े नेता आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर वापस बांग्लादेश लौटकर सीधे वहां की अदालतों में सरेंडर करने वाले हैं। शेख हसीना का यह बयान एक कूटनीतिक अचूक चाल था जिसने ढाका में बैठी नई सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उन्हें हसीना का यह दांव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बांग्लादेश के कानूनी विभाग ने आग बबूला होते हुए दो टूक चेतावनी दे डाली कि आप आने वाले किसी भी महीने में आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अब तुरंत चाहिए। ढाका ने साफ कर दिया है कि हसीना चाहे अपनी मर्जी से सरेंडर करें या उन्हें प्रत्यार्पण के जरिए घसीट कर वहां लाया जाए, उन्हें सीधे जेल की कालकोठरी में ही जाना होगा और उन्हें देश में कोई भी नया राजनीतिक स्टंट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, यह लड़ाई सिर्फ जुबानी जंग या दो नेताओं की आपसी दुश्मनी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह बात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री ने भी बेहद तल्ख लहजे में कह दिया है कि हसीना को वापस लाना वहां की जनता की सबसे बड़ी मांग है और सरकार इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि डर के मारे उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस विवाद का असर भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत अपनी दशकों पुरानी दोस्त को यूं ही दुश्मनों के हवाले कर देगा? पूरी दुनिया की नजरें अब सीधे नई दिल्ली पर टिकी हैं कि क्या भारत इस भयंकर कूटनीतिक दबाव में झुकेगा। लेकिन भारत ने जो सदा हुआ और करारा जवाब दिया है, उसने ढाका के सारे अरमानों पर ठंडा पानी फेर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ शब्दों में दुनिया के सामने कह दिया है कि भारत को प्रत्यार्पण का अनुरोध मिल तो गया है, लेकिन उनके कूटनीतिक और कानूनी रुख में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। भारत का साफ कहना है कि किसी भी इंसान को मौत के मुंह में सौंपना कोई मजाक नहीं है, बल्कि यह एक बेहद सख्त और लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इसे पूरी तरह से कानून के तराजू पर तौलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को ध्यान में रखकर ही देखा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत जल्दबाजी में या किसी के चिल्लाने पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे हसीना की जान को खतरा हो या उनके साथ कोई नाइंसाफी हो। इस खौफनाक राजनीतिक ड्रामे के बीच आपको वहां की उस राजनीतिक पार्टी की जमीनी हकीकत भी समझनी होगी जिसका चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक भारतीय समाचार चैनल को दिए अपने एक बेहद खास साक्षात्कार में हसीना ने यह साफ कर दिया था कि उनकी वापसी के पीछे कोई निजी लालच या सत्ता का मोह नहीं है, बल्कि वह अपने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए वापस आना चाहती हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से प्रतिबंध हटाने की एक बड़ी शर्त भी पूरी दुनिया के सामने रखी है। आने वाले दिनों में उन पर राजद्रोह के एक बहुत बड़े केस में सुनवाई होनी है।
अब देखना यह बहुत दिलचस्प होगा कि क्या भारत सच में इस प्रत्यार्पण को किसी भी तरह की कानूनी मंजूरी देगा या फिर शेख हसीना की यह वापसी वाली रणनीति दक्षिण एशिया की राजनीति में कोई ऐसा बड़ा धमाका करेगी जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सामान्य खबर की तरह ना देखकर गहरी कूटनीति की नजर से देखें तो यह सिर्फ एक नेता को सौंपने या ना सौंपने का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि यह दक्षिण एशिया में भारत के रसूख, हमारी कूटनीतिक ताकत और हमारी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जरा आंख बंद करके सोचिए, अगर भारत आज इस झूठे दबाव में आकर अपनी सबसे पुरानी दोस्त को उन भेड़ियों के आगे फेंक देता है तो इसका क्या असर होगा। कल को हमारे पड़ोस में नेपाल, भूटान, श्रीलंका या मालदीव का कोई भी नेता भारत के समर्थन में खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। उसे लगेगा कि जब भारत ने अपनी सबसे वफादार साथी को नहीं बचाया तो वह हमारा साथ क्या देगा। नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम के जरिए पूरी दुनिया को एक बेहद कड़ा और साफ संदेश दे रही है कि हम अपने दोस्तों को उनके मुश्किल वक्त में किसी भी कीमत पर दुश्मनों के आगे नहीं फेंकते। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का एक बेहद खतरनाक और गुप्त एंगल भी काम कर रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता का रुख पूरी तरह से भारत विरोधी है और वह चीन तथा पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा नरम है। भारत इस सख्त कानूनी प्रक्रिया को एक मजबूत ढाल बनाकर असल में कूटनीतिक समय खरीद रहा है। नई दिल्ली के रणनीतिकार यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हसीना को पूरी तरह से रास्ते से हटाकर बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई तो यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, और हमारी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बन जाएगा। शेख हसीना का भारत की धरती पर मौजूद होना ही ढाका की वर्तमान सरकार के लिए एक भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव है। भारत उन्हें एक बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि बांग्लादेश की नई और अनुभवहीन सरकार अपनी हदों में रहे और कोई भी भारत विरोधी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचे। इस सस्पेंस से भरे ड्रामे में शेख हसीना का वापस लौटने का वह प्लान हताशा में चला गया कोई तीर नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। वह बहुत अच्छे से जानती हैं कि भारत ना तो उन्हें सौंपेगा और ना ही हमेशा के लिए उन्हें अपने पास शरणार्थी बनाकर रखेगा। उनका यह कहना कि मैं खुद आकर सरेंडर करूंगी, असल में ढाका की सरकार को घेरने की एक बहुत बड़ी चाल है। वह चाहती हैं कि या तो उन्हें किसी तीसरे सुरक्षित देश में भेजने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए या फिर उन्हें ढाका जाने दिया जाए, जहां वह गिरफ्तार होकर एक शहीद का दर्जा पा सकें और अपनी खत्म हो रही पार्टी में फिर से जान फूंक सकें। इन सब के बीच वह ड्रैगन यानी चीन इस पूरे बवाल को बहुत ही खामोशी से देख रहा है। वह जानता है कि जितना यह विवाद लंबा खींचेगा उतना ही बीजिंग को ढाका के अंदर अपनी जड़ें जमाने का स्पेस मिलेगा। चाहे वहां कोई नया नेवल बेस बनाने की बात हो या फिर उनके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन हथियाने की, चीन को हर तरफ से फायदा ही नजर आ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति किसी दोधारी तलवार पर चलने जैसी है। अगर वह हसीना को हमेशा के लिए रखते हैं तो बांग्लादेश से रिश्ते और खराब होते हैं, और अगर वह उन्हें सौंप देते हैं तो पूरे क्षेत्र में भारत की साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े फैसले कभी भी भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते, बल्कि ये फैसले सख्त रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मेरा यह साफ मानना है कि भारत का यह स्टैंड 100% सही है और कूटनीति का एक बहुत ही सदा हुआ मास्टर स्ट्रोक है। शेख हसीना को सुरक्षा देना भारत की कोई मजबूरी नहीं है। यह सिर्फ ढाका को यह बताने का एक सीधा और कड़क तरीका है कि इस पूरे दक्षिण एशिया का असली बॉस कौन है। जिस पल ढाका के उन नए हुक्मरानों ने नई दिल्ली को अल्टीमेटम देने की ऐतिहासिक गलती की, उसी पल से यह खेल सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी या रिहाई का नहीं रहा। अब यह जंग इस बात की शुरू हो चुकी है कि पूरे क्षेत्र की ताकत किसके इशारों पर चलेगी।